लेट अस बिगिन विद आवर टारगेट बोट्स, और हमारा टारगेट क्या रहेगा? 100 on 100, 100 on 100. राइट? आज से दिमाग में रख लीजिए कि इन द बोर्ड्स आई एम गोइंग टू स्कोर 80 on 80, नॉट 79, नो 74, नो 72. अपना टारगेट, वी से वन थिंग कि if you dream for the moon, there is one very famous saying, if you dream for the moon, you would at least land upon the stars. So keep your target high. Do not underestimate your preparations. Your preparations are very well for each and every one of you. Irrespective of the schools you are there, your teachers have put lots of efforts for the entire year. So definitely you are going to score 100 on 100. बोर्ड्स आर नॉट रॉकेट साइंस. बोर्ड्स में आपका कंसेप्चुअल बहुत जरूरी होता है. अब आप लोगों ने प्री बोर्ड दे दिया है, तो यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन आई कैन गेट. प्री बोर्ड्स आर अ स्टेप towards your boards. तो मोस्ट ऑफ द schools they prepare the question papers in that way कि आपको अंदाजा हो जाता है कि आप जो हो कहाँ पर लैग कर रहे हो. And if you have got your scores, or you may get it in a day or two, you will also find where you are lagging. Like lagging is two ways. एक होता है हमारा कौन सा स्किल कम है, राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल या लिटरेचर. तो तीसरा और दूसरा होता है इवन इन बिटवीन राइटिंग ऑल्सो. मेरा रिपोर्ट राइटिंग में मेरा एक्सप्रेशन अभी ठीक नहीं है, मेरे लिटरेचर के अंदर मेरे आंसर्स टू द पॉइंट नहीं है. तो यू वुड कम टू नो दोस वीकनेस. ठीक है? तो हमारा जो पहला चैप्टर जो आज हम लोग रिवाइज करेंगे, दैट इज द लास्ट लेसन. एंड एज यू कैन सी ऑन द screen itself, I have written the name of two characters. One is Franz and another one is M. Hemant. The story is all about, हमारा जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है with the theme patriotism. It deals with linguistic chauvinism, जो हम बोलते हैं linguistic chauvinism. And it also is about ignorance, that is when we put things for tomorrow. These are three main themes. Secondly, the role of a teacher in shaping up the interest of a child, not in studies but interest of a child. तो ये हमारे जो है मेन कुछ थीम्स हैं जिसके अराउंड दिस चैप्टर इज देयर. नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई इट हैज बीन नेम्ड एज द लास्ट लेसन. दैट इज बिकॉज द चैप्टर revolves around the last day. It revolves around the last day when that particular, वो जो particular area था, that was supposed to be conquered or annexed by Prussians.
द स्टोरी इज ऑल अबाउट अ मैन, अ बॉय, फ्रांस। फ्रांस जो है, ही इज अ लिटिल बॉय। Now, why the word little boy is used? Because that shows his innocence. वो उसके इनोसेंस को दिखाता है कि एक छोटा बच्चा जो है ना, पढ़ाई के उस मायने को नहीं समझ सकता है। What we understand, and this chapter is also set somewhere very back, जब education was not what we have today, तब education was very precious। मतलब किसी बच्चे को एजुकेशन मिलना एक बहुत बड़ी बात होती थी। एंड दिस इज ऑल्सो अबाउट द स्कूल्स विच वर रन बाय द गवर्नमेंट। द बॉय वॉज, अभी तो हम लोग डेलिबरेटली, हम लोग जानबूझकर जाते हैं, जाकर अपने बच्चों को एडमिशन करवाते हैं, लेकिन तब जो है स्कूल्स रन करते थे, गवर्नमेंट रन करती थी। द चाइल्ड वॉज इनोसेंट, द चाइल्ड वॉज इग्नोरेंट। वाई दिस? अगर आप देखो, लिटिल फ्रांस लिखा है, वाई दिस एडजेक्टिव लिटिल फ्रांस यूज हुआ है? दैट इज बिकॉज द बॉय इज इनोसेंट, द बॉय इज इग्नोरेंट, छोटा है, इमेच्योर्ड है। तो ये जो बच्चा होता है, ही इज लेट फॉर द स्कूल। वो स्कूल जा रहा होता, बट ही इज लेट फॉर द स्कूल, एंड ही इज डिसइंटरेस्टेड इन द स्कूल। वो स्कूल जाना पसंद भी नहीं करता है। उसके पीछे क्या है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि उसको लगता है द टीचर वॉज स्ट्रिक्ट, द टीचर वॉज वेरी स्टर्न, डिसिप्लिन्ड। उसका जो टीचर था वो स्ट्रिक्ट था, डिसिप्लिन था, एंड ही यूज द रूलर टू स्केयर देम। सेकेंडली, ही हैड नॉट लर्न द लेसन। उसने जो लेसन उसको दिया था वो भी लर्न नहीं किया था। तो ही वॉज लिटरली स्केयर्ड कि भाई मेरा जो टीचर है वो मुझे अब मारेगा, मुझे मतलब कि, एंड आई वुड बी एम्बैरेस्ड। और वो हर बच्चे को होता है। Therefore he was walking very slowly, that was pulling his leg। वो तो दोनों चीजें थी ना, वो उसके पैरों को पकड़ के जकड़ रही थी कि भाई आगे मत जाओ। ये जो वर्ड्स मैं बीच बीच में यूज करूंगी ना, लाइक पुलिंग हिज लेग, ये आपके वो हैं जो आप क्वेश्चंस में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो क्लास 12। एंड व्हेन ही रीच द स्कूल, तो जो स्कूल था, दैट वाज कंप्लीटली, इट लुक्ड डेजर्टेड। It was not deserted, it looked deserted, as if there was no one, as if it was empty, बिल्कुल खाली। और ऐसा क्यों? क्योंकि देयर वॉज नो हजल बजल, देयर वॉज नो रैम्पिंग, और मतलब कि जो रूलर होता है उसको उसके टीचर रैप करते हैं वो नहीं था, देयर वॉज नो नॉइज एट ऑल। एंड ही फेल्ट, वॉज इट अ रॉन्ग डे? और उससे पहले व्हाइल ही वॉज कमिंग, ही वॉज ऑल्सो स्टॉप बाय द, एक और मतलब कि इंसान ने उसको जो है स्टॉप किया था, एंड उसने उसका मजाक किया था, ब्लैक स्मिथ ने, कि अभी ज्यादा मतलब कि लेट नहीं हुए हो, आराम से चले जाओ। और ये वाला जो मतलब कि फ्रेज है, दिस हैज कम इन द एग्जाम इन द बोर्ड्स, कि इट इज मतलब कि डोंट वरी यू आर नॉट, वो जो है सरकास्टिकली उसको कमेंट करता है। जो आपका ब्लैक स्मिथ होता है वो सरकास्टिकली कमेंट करता है कि वी हैव बीन सो लेट, कि अब कुछ नहीं बचा है, देयर इज नथिंग लेफ्ट। बट ही डजेंट अंडरस्टैंड, उसको लगता है कि वो जनरल कमेंट कर रहा है। Anyway, he is more interested in the soldiers marching, in the birds. When he reaches the school, he is very shocked. But when he enters, he finds everyone sitting over there. वहां सब लोग बैठे हुए हैं। एंड ही इज नाउ एम्बेरस्ड, दो चीजों पे, एक तो वो लेट था, ऊपर से ही वॉज स्केयर्ड कि अब टीचर जो है ही वुड बी स्कोल्डिंग हिम। बट इंस्टेड ऑफ scolding, there was a change in the teacher's behavior. There was a change in the behavior of the teacher. The teacher was very soft. The teacher was very gentle. उसने बोला कि there is no, मतलब कि we were supposed to start. अब जल्दी आके बैठ जाओ. And even he did not scold. Now, Franz was puzzled. अब वो puzzled था
क्यों? क्योंकि फर्स्ट द टीचर वॉज सॉफ्ट, सेकेंडली the teacher was wearing a very unique dress. वो जो है उसने फॉर्मल ड्रेस पहना हुआ था, एंड दिस, ये दोनों चीजें उसको काफी अलग अजीब लगी. सेकेंड, thirdly, the all the backbenchers, all the villagers were sitting over there. अब उसको समझ नहीं आया कि वहां पर सारे के सारे जो विलेजर्स हैं वो क्यों बैठे हुए हैं. He was not able to understand. And at that time, there was a thunder clap. आपके पेपर में ये आया हुआ है कि what was a thunder clap. Yeah, it was like a thunder clap. So the thunder clap was that M. Hemal announced that it was the last day of his service. And from the next day, they would be taught German instead of French. This announcement also referred that their states, that is Alsace and Lorraine, had been overpowered by the Prussians, and now their territories were they would be controlled by the Prussians. यानी कि इसे ये भी पता लग गया था कि वो जो है हार गए हैं. अब फ्रांस के सामने सब कुछ जो है एक पिक्चर की तरह आ रहा था कि वहां बुलेटिन बोर्ड के पास में जो है देयर वाज सम क्राउड, एंड दिस वाज अ क्राउड क्योंकि वो नॉर्मली ही नेवर बॉदर्ड, क्योंकि उस नोटिस बोर्ड के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम दे वुड बी गेटिंग द न्यूज ऑफ द पीपल हु वर मार्टियर्ड, या फिर द नंबर ऑफ, मतलब कि व्हाट वर द लॉस. तो उसने कभी ध्यान नहीं किया था, लेकिन आज उसको पता लगा कि उस नोटिस बोर्ड के ऊपर दिस वाज द न्यूज दैट वाज गिवन कि जर्मन जो है, जर्मनी हैड ओवरपावर्ड देयर टेरिटरी. This also told him, this also gave him this idea कि it was his last day, and that is why M. Hemal was wearing that dress. ये सारे एक ही क्वेश्चन है जिसको अलग अलग तरीके से बोर्ड में पूछा गया है. मतलब why he was wearing, what was the, मतलब कि announcement, why there was a crowd, what was the thunder clap, सबके आंसर्स आपके ऐसे ही हैं. बच्चे, अब आप लोग जब आंसर्स लिखते हो ना, तो देर इज ऑलवेज समथिंग विच आई नेवर गिव फुल मार्क्स. आपने देखा होगा वाई. और अब जो आपके पेपर्स चेक होंगे आगे से, आई वुड बी टेकिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन. अभी तो मैं क्या करती हूँ, 4 क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के, तो मैं 8 में से 7, 8 में से 6.5 देती हूँ. नाउ इट वुड नॉट बी लाइक दैट. ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी मार्क्ड अकॉर्डिंग टू इट्स मार्क. लेकिन 2 मार्क का है तो मैं आपको 2 का लिखूंगी. wherever there is something lagging, I will be writing it. अब ये आपका स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द डे फर्स्ट आपका जब भी टेस्ट होगा. ठीक है. अब आपका क्वेश्चन है व्हाट वाज द थंडर क्लैप. ठीक है. नाउ देयर इज अ सिंपल आंसर. अगर आप, ये क्वेश्चन आरटीसी में आ रहा है, 1 मार्क में आ रहा है, तो दिस इज द आंसर, अ डायरेक्ट क्वेश्चन, 1 मार्क. That M. Hamel announced that it was the last day of his teaching and German would be taught thereafter. ये आपका जो है 1 मार्क के क्वेश्चन में दिस इज इनफ, राइट. बट इफ द सेम क्वेश्चन इज कमिंग फॉर 2 मार्क्स, आप कैसे लिखोगे? पहले आपको इसका थोड़ा सा बैकड्रॉप लिखना है. अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द थंडर क्लैप. ठीक है. तो आपको पहले आंसर को ही लिखना है. थंडर क्लैप क्या है, तो यही आंसर है पहला. एम हेमल जो है उनका टीचर अनाउंस दैट इट वाज अ, इसके बाद आपको इसको 2 लाइन में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है. दैट इज हाउ अ 1 मार्कर क्वेश्चन कैन बी चेंज्ड इनटू 2 मार्कर. और अगर यही क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आ गया है, द सेम क्वेश्चन इज, क्वेश्चन यही है, लेकिन नाउ इट इज इन 5 मार्कर, हाउ यू विल राइट. अब आंसर तो एक ही है, थंडर क्लैप तो यही था कि एम हेमल ने अनाउंस किया था. तो सबसे पहले आप जो हो ये आंसर को सीधा लिखोगे. जो भी आपका आंसर व्हाट होता है ना, तो सबसे पहले आपको उसको सीधे लिखना है. व्हाट मीन्स ये, घुमाना नहीं है. दैट while
Franz was sitting on his seat and pondering. M. Hemal announced that it was the last lesson. It was his last lesson, and from the next day, German would be taught in their schools. यहां तक हो गया. This was a thunderclap to France. ये हमारा आंसर हो गया, राइट? अब हमें इसको 5 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है. अब आपको यहां पर जो है, यू हैव टू गिव द बैकड्रॉप दैट जो मतलब कि इससे पहले वाइल फ्रांस वॉज लेट टू फॉर द स्कूल. हमारा यहां से यहां तक का सफर यहां पे आएगा, इसके आगे वाला नहीं आएगा. फ्रांस वॉज लेट फॉर द स्कूल and therefore he was scared that his teacher would M. Hemal would scold him. आप जब आपको लगता है ना क्वेश्चन छोटा है, तो आप उसके अंदर जो कैरेक्टर के नेम है उनको ऐड कर दिया करो. M. Hemal would scold him. Therefore he was very afraid to enter into the class. But when he entered into the class, he saw that every person from the village was sitting over there, and M. Hemal was also wearing his formal dress. Soon he announced that their territories have been overpowered by Prussians, या फिर द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम, जो पेपर बुक में लिखा भी हुआ है, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन दैट German would be taught in the schools from the next day forth. It was like a thunderclap to him. ऐसे आपको उसी क्वेश्चन को जब आप करोगे तो आप उसे 1 मार्कर में भी दे सकते हो, 2 मार्कर में भी दे सकते हो, और 5 मार्कर में भी दे सकते हो. Most of the time what happened when I have been checking your papers, what I find is आपके 2 मार्कर और 5 मार्कर के क्वेश्चंस की जो वर्ड लिमिट होता ना, वो तकरीबन सेम होता. मतलब सम ऑफ द स्टूडेंट्स 2 मार्कर के क्वेश्चंस को भी 60 70 80 वर्ड्स में लिखते हैं. देखिए बच्चा, देयर इज नो डायरेक्ट नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी एक्सीडिंग ऑफ वर्ड्स. लेकिन अगर आपके वर्ड्स ओवर एक्सीड करते हैं तो ओवरऑल में आपके मार्क्स कटते हैं, एंड दैट्स अ रूल. ये मेरा रूल नहीं है. तो अगर आपका क्वेश्चन 40 से 50 मार्क्स का है, 40 to 50 वर्ड्स का है, आई एम सो सॉरी, सो इट शुड बी अराउंड 4 to 5 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए. एंड इफ इट इज मोर देन एंड इफ इट इज मोर देन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 100 वर्ड्स का, यानी कि 10 लाइंस का होना चाहिए. सो देयर शुड बी ऑलवेज दिस काइंड ऑफ डिफरेंस. आप देखिए अपने आंसर शीट्स को, आपके दोनों आंसर्स में फिर आप कहते हो कि मैम उसमें तो हमें पूरे मिल गए, इसमें हमें 5 में से 3 नहीं मिल रहे. तो दिस इज हाउ द मार्किंग हैज टू बी डन. आपके वर्ड्स, आपका वोकैबुलरी, एंड एट द सेम टाइम the length of the question has to be there. Understood? So this is where first question comes. एक है कि what was unique about his dress, and then is the thunderclap वाला काफी. अब जो है फ्रांस realizes कि the things which he had been taking it for granted has become history. Soon many things come into his mind, एंड ही अपने आप को जो है वो एश्योर करता है कि ही वुड बी रिप्लाइंग बैक व्हेन द टीचर आस्क्स द क्वेश्चन आंसर. मतलब वो अपने आप को रीअश्योर करता है कि वो आंसर जो है करेगा. लेकिन ही इज नॉट एबल टू, क्योंकि लर्न किया होगा तभी तो वो आंसर करेगा ना. उसने कभी कुछ सुना होगा ध्यान से तभी तो मतलब कि वो रिस्पॉन्ड करेगा. अब अगेन he is scared that the teacher is going to scold. लेकिन अब जो है टीचर स्कोल्ड नहीं करता है, उल्टा एम हेमल जो है वो मतलब कि he gives the explanation
फॉर द डिसइंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब बच्चे जो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं उसके पीछे का वो एक्सप्लेनेशन देता है एम हेबर, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका सेकंड। और उसके अंदर वो बताता, फर्स्ट वो कहता है कि जो पेरेंट्स हैं देवर इग्नोरेंट, जो पेरेंट्स थे देवर इग्नोरेंट, दे सेंड देयर चिल्ड्रन फॉर एक्स्ट्रा इनकम। सेकेंडली, ही हिमसेल्फ वॉज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल, वो अपने ऊपर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्योंकि वो जो है कभी पानी देने के लिए, समटाइम्स ही आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू वाटर द प्लांट्स, समटाइम्स ही गेव अननेसेसरी हॉलीडेज। तो कहता है कि किसी यहाँ पे एक लंबा क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं कि एक पेरेंट, एक जो टीचर होता है उसका रोल क्या होता है। तो जो टीचर का रोल है वो यही है कि यू नीड टू क्रिएट द इंटरेस्ट इन योर स्टूडेंट्स। कोई भी सब्जेक्ट होता है जब आप उसको पढ़ते हो ना, तो उसके पीछे उस टीचर की काफी, यू माइट बी हैविंग लॉट्स ऑफ, मतलब आप किसी भी टीचर को देखोगे ना, आपको जो सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा ना, वो सब्जेक्ट भी आपको पसंद आ जाएगा। We were just discussing yesterday only, and my daughters were telling me that they were, मतलब कि वो maths जो है, that's somewhat, but there was one teacher in their tuition, Rajiv sir करके, both of them did not take any regular tuitions, उन्होंने वो टेस्ट सीरीज ही लिया था। तो they said कि लेकिन उसमें भी वो जो टीचर पढ़ाते थे ना, जो ना पढ़ाने वाला, जो ना बच्चा जो मैथ्स नहीं करना चाहता ना, वो भी कर लेगा, एंड दैट इज वेयर अ टीचर्स रोल का। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, क्लास 12, राइट। So he gives the explanation that parents were ignorant and he himself was responsible for giving unnecessary holidays to the children. And this way he takes up the responsibility. Now he explains the lessons, and he also pays his gratitude by telling that French is the most logical language in the world। मतलब कि दुनिया का सबसे लॉजिकल वर्ड वही है। एंड ही ऑल्सो एड्स वन फ्रेज, वो एक मतलब कि एक मुहावरा भी बोलता है कि इफ पीपल आर एनस्लेव्ड, अगर लोग जो है वो एनस्लेव्ड है, and if they have the key to their prison, if they have the key to their language, it is as if they have the key to their prison। This is how he pays the gratitude। वो कहता है कि जिस देश के लोग अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करते हैं, दे वुड नेवर बी डिसरिस्पेक्टेड बाय एनीवन। इन शॉर्ट मैंने ये आंसर आपको बता दिया है, एंड यू हैव टू एलॉबरेट। नाउ सडनली देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, अचानक से एक ट्रांसफॉर्मेशन रहता है वहां पे, इन बोथ द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स। मतलब क्या ट्रांसफॉर्मेशन है आपका इंपॉर्टेंट, दोनों टीचर भी बहुत ही ज्यादा, मतलब कि बहुत ग्रेवली, बहुत सीरियसली ही स्टार्ट्स द टीचिंग, एंड जो बच्चे हैं दे आर ऑल्सो वेरी अटेंटिव। पेपर में आए हुए ही सारे मैंने वर्ड्स लिखे हैं, ऊपर जितना लिखा है एवरीथिंग इज फ्रॉम द एग्जाम वन और द अदर टाइम। बच्चे भी बहुत अटेंटिव है, एंड सडनली उनको रियलाइज होता है, फ्रांस को रियलाइज होता है कि दीज मतलब कि ये लैंग्वेज इतना भी डिफिकल्ट नहीं था जितना कि उसको लग रहा था। It was looking as if the teacher wanted to give everything he had in his heart, and the students were also very attentive. So there was a transformation from carelessness, ignorance to attention। अब टीचर जो है उसने पढ़ा दिया है वहां पर, देन ही टेक्स अप द पेजेस, वो छोटे छोटे पेजेस उठाता है और उसके अंदर जो है ही राइट्स लोरे एल्सेज एंड लोरेन, एंड इट लुक्स एज इफ दे वर स्मॉल फ्लैग्स। उसने इतने सुंदर सुंदर लिख के मतलब कि लगाया होता है कि वो ऐसा लग रहा होता है इट इज फ्लैग। नाउ व्हाई द वर्ड फ्लैग हैज बीन यूज्ड, यहां पर ये फ्लैग क्यों यूज हुआ है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि इट इज एक्स्ट्रापोलेटरी क्वेश्चन कि भाई फ्लैग को ही क्यों बताया गया? दिस इज बिकॉज फ्लैग रिप्रेजेंट्स आवर नेशन। हमारा फ्लैग जो है वो हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो वहां पर उन्होंने फ्लैग कहकर जो है ही इज गिविंग, मतलब कि ही इज गिविंग द ग्रैटिट्यूड। वो अपने उस मतलब कि लैंग्वेज के लिए अपने देश को जो है वो ग्रैटिट्यूड दे रहा है। दैट इज व्हाई ही हैज मेटाफॉर दैट दे वर लुकिंग लाइक फ्लैग्स। उसने इसीलिए उसको जो है कंपेयर किया विथ फ्लैग्स, राइट? नाउ दिस इज, अब जो है द स्टूडेंट्स आर वेरी, तभी जो है देर इज अ डिस्टर्बेंस एंड देर इज अ पिजन विच इज सिटिंग ऑन द विंडो सिल। एंड उस पिजन को देखकर जो है फ्रांस जो है वो अगेन ही पॉन्डर्स, ये भी आपके पेपर में आया है कि वेदर द birds are also enslaved, will they ask the pigeons to coo in German from tomorrow? मतलब उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है। एंड ये जो क्वेश्चन है दिस इज बिकॉज ये दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज हिज इंट्रोस्पेक्शन। वो उसका क्वेश्चन नहीं है विल दे आस्क द पिजन्स टू कू इन, मतलब कि वो क्वेश्चन नहीं है, दैट इज एन इंट्रोस्पेक्शन। उसका कहने का मतलब है कि व्हेन द टेरिटरीज आर कॉन्कर्ड, जब कोई भी टेरिटरी हमारी कॉन्कर होती है ना, तो इट इज ओनली द ह्यूमंस हु ओवर पावर ईच अदर। दिस इज नॉट फॉर द नेचर और एनिमल्स, दे आर फ्री। मतलब जबकि हम लोग कहते हैं कि एनिमल्स जो है वो वाइल्ड होते हैं, लेकिन उसके बावजूद दे आर फ्री। उसका कहने का मतलब है कि जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, दे आर फ्री फ्रॉम ऑल दीज काइंड्स ऑफ इमोशंस। वेयर एज हम जो इंसान है ना, हम लोग जो है वी आर स्लेव्स टू अवर ओन थॉट्स। हम लोग जो है वी आर स्लेव्स टू अवर ओन व्हाट वी कॉल एज, हमारे अपने जो हेट्रेड, हमारे जो इमोशंस है उनके लिए। This way, he realizes how humans are more, हम लोग जो है कहते हैं कि एनिमल्स आर वाइल्ड, बट हम जो है वी आर वाइल्डर देन देम। नाउ हिज, वो देखता है कि वहां जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इवन दे आर ऑल्सो पेइंग अटेंशन। उनको पता नहीं है, दे आर ओनली ड्रॉइंग, लेकिन वो जो साइलेंस है क्लास के अंदर, वो जो क्लासरूम के अंदर का जो साइलेंस है, वो जो है दैट गिव्स मोर, मतलब कि वहां पे जो है उस चीज को उभारता है। इट इज गिविंग द सिग्निफिकेंस कि हाउ द सिचुएशन वॉज सीरियस। नेक्स्ट देर इज अनदर ट्रांसफॉर्मेशन। उसको जो है ऊपर आवाज आती है, देर इज सम साउंड, और वो रियलाइज करता है कि जो फ्रांस की, सॉरी, एम हेमल की जो सिस्टर है, शायद वो जो है शी इज मूविंग द थिंग्स अराउंड, वो जो है चीजों को शायद मूव कर रही है। और उसको रियलाइज होता है दैट एम हेमल हैड स्पेंट मोर देन, मतलब कि हाफ ऑफ हिज एज, मतलब 40 years उसने वहां पर बिताया था। एंड ही हैड चेंज दिस स्कूल इनटू हिज ओन होम। वहां जो गार्डन था वो उसका खुद का था। एंड ही हैड बीन लिविंग देयर एज इफ इट वाज हिज ओन, मतलब एक अपनापन। एंड सडनली उस चीज को छोड़कर जाना, हाउ पेनफुल इट माइट बी। अब उसको जो है रियलाइज हुआ एम हेमल के जो है, एंड एम हेमल अभी तक क्या करते थे, ही ओनली यूज टू आस्क द चिल्ड्रन टू स्टडी। अब उसको रियलाइज होता है कि वो जो टीचर था, उस टीचर ने कितने एफर्ट्स डाले थे टू मेक देम लिटरेट। एंड suddenly he realizes that M. Hemal was never so tall। मतलब कि
यहाँ पर जो टॉल यूज हुआ है ना, दिस इज नॉट फॉर द फिजिकल लेंथ, वो उसकी लंबाई के लिए यूज नहीं हुआ है। दिस टॉल इज यूज फॉर हिज ग्रेटनेस। ये आप लोगों को जो है याद रखना है अपने एग्जाम के अंदर। इट इज नॉट यूज फॉर हिज, ये आया भी हुआ है एग्जाम के अंदर, इट वॉज नॉट यूज फॉर हिज हाइट, इट इज यूज फॉर हिज ग्रेटनेस। एंड इसको हम लोग जो है यहां पर हम लोग जो है वी वुड बी कॉलिंग इट एज पन। हम इसको यहाँ पर पन कहेंगे, जैसे हमने ऑन जेनिफर्स टाइगर्स में कहा था, दिस इज अ पन। यहाँ पे जो टॉल है इट इज हैविंग अ डुअल मीनिंग, वन इज फिजिकल हाइट एंड सेकेंड वन इज द ग्रेटनेस। यहाँ पर ही इज यूजिंग इट फॉर द ग्रेटनेस। तो उसको लगता है कि वो कितने महान थे जिन्होंने अपने 40 साल यहाँ पर निकाले थे। ही हैड मेड दिस स्कूल लाइक हिज ओन होम एंड सडनली ही हैज टू लीव दिस, और दिस चेंजेस हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज टीचर। जिस टीचर को अभी तक वो स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन, स्टर्न ऐसे सोचता था, वो टीचर के लिए ही रियलाइजेस रिस्पेक्ट। अब उसको जो है देयर इज अ रिस्पेक्ट इन हिज हार्ट। ये सब कुछ वो सोच रहा होता है, तभी जो है देयर इज अ बेल, एंड द बेल symbolizes that the area has been now completely overpowered and it was a time for the students to go. और ये जो है that is a most painful moment for M हेमल। अब M हेमल जो है he wants to say something, लेकिन he is not able to say anything since he was choking। वो जो है चोक कर रहा होता है, he is inside, he is crying। For him, his language has been his identity। वो एक फ्रेंच टीचर था तो उसकी आइडेंटिटी थी। वो उठता है, जस्ट ऑन द बोर्ड ही राइट्स द वर्ड विवेला फ्रांस, विच मीन्स फ्रांस शुड बी रिमेम्बर्ड बाय एवरीवन फॉर एवर, लॉन्ग लिव फ्रांस। एंड ये लिखकर आपके पेपर में दिस कैन बी ओनली अ 2 मार्कर क्वेश्चन, that why does he write it? He wants to pay his tribute to his language, and by the gesture of his word he asks the students to go. So this is the chapter, the last lesson, in which all these are the important questions. एक question आता है, how did M हेमल पे ट्रिब्यूट टू फ्रांस, तो टू फ्रेंच। तो इसमें आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं क्लास 12। एक आपको लिखना है दैट ही कॉल्ड फ्रेंच एज द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज ऑन द अर्थ, एक ये लिखना है। और दूसरा आपको लिखना है एट द एंड ऑफ द क्लास ही रोट विवेला फ्रांस, विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। दिस वे ही गेव हिज ग्रैटिट्यूड टू द लैंग्वेज। ये आपको दोनों पॉइंट्स यहां पर ऐड करना है। सो दिस इज द चैप्टर, द लास्ट लेसन। दो इट इज मतलब कि लास्ट लेसन, but it leaves a lasting impression on the minds of the people। and जो वहां पर villagers होते हैं, they had come to pay their gratitude to the teacher who had been there for more than 40 years and teaching them। और इसीलिए वहां पर जितने लोग होते हैं वो लोग वहां पर आए होते हैं, they had even carried their old book। So that is where the chapter ends, the last lesson। The second one which I'm going to do today itself is my mother at 66, because it's a short poem, so I'm doing the same poem here itself। अब जो my mother at 66 है, this is a gratitude to the elder people। मतलब आपके पेपर में अलग अलग तरीके के थीम आते हैं, तो this is a gratitude to the elderly people who live alone, who want their children to be with them। It is also about a daughter's feeling। एक जो बच्ची होती है, एक लड़की जो होती है, अपने मदर या पेरेंट्स से जब अलग होती है,
तो उसको कितनी फीलिंग्स होती हैं ये उसको भी बताता है। एंड दिस इज ऑल्सो द बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड अ चाइल्ड, एक माँ और बेटी के बीच का जो रिलेशन है वो भी ये जो है, ये चैप्टर जो, ये पोएम जो है वो बताता है। So there are different themes that can come in your exam. Now जो setting है it is in a car, जो आपकी ये setting है that is there in a car, ये कार में सेट हुआ है जहां पे जो डॉटर है she is sitting with her mother, वो अपनी मदर के साथ जो है वो बैठी हुई है। एंड जो मदर है she is old, she is डिकेड, मतलब वो काफी बूढ़ी हो चुकी हैं। तो जब वो सो रही होती हैं शी इज स्लीपिंग आउट ऑफ हर एज, मतलब जो जो थोड़े बूढ़े हो जाते हैं नॉर्मली उनको जल्दी नींद आ जाती है, शी इज नॉट एक्चुअली स्लीपिंग, शी इज डोजिंग ऑफ, नींद आ रही है क्योंकि गाड़ी चल रही है तो वो डोज ऑफ कर रही है। एंड शी लुक्स वेरी वेरी वीक, वेरी वेरी पेल, और पेल जो है आप कलर को देख सकते हो, पेल का मतलब क्या होता है, एकदम सफेद पड़ जाना। सो शी रिजेंबल्स अ डेड बॉडी, वो जो है एक डेड बॉडी को रिजेंबल करती है। और ये जो थॉट्स होते हैं ना, दिस शेक्स द डॉटर, और जब वो अपनी मदर को ऐसे देखती है कि उसकी जो मदर है वो देखने में एक डेड बॉडी लग रही है, तो वो अंदर से घबरा जाती, एंड देयरफॉर शी लुक्स आउट, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो बाहर देखती है। नाउ देयर इज अ कंप्लीट कंट्रास्ट, अगर हम देखते हैं अंदर का और बाहर का, तो देयर इज अ कंप्लीट कंट्रास्ट। जो बाहर है वहां पर देर आर चिल्ड्रन, नाउ बच्चे जो हैं दे आर ऑल्सो द सिंबल ऑफ लाइफ, और ओल्ड एज जो है दैट इज द सिंबल ऑफ डेथ। दे आर ऑल मेरी, मतलब कि वो सब जो है बहुत खुश है, और अंदर जो है मदर उदास है, दिस इज अगेन हैप्पीनेस। एंड जो ट्रीज है, इफ यू सी द ट्रीज जो है, टी इज रिटन इन कैपिटल लेटर, इट इज पर्सोनिफाइड, द जो ट्रीज है दैट इज बीइंग मेटाफॉर्ड एज द यूथ। और ये सब जो चीजें हैं देर आर थ्री फेजेस, एक फेज है आपका बचपन दैट इज चिल्ड्रन मेरीली स्पिलिंग आउट, दूसरा है द यंग ट्री स्प्रिंटिंग, यानी कि हमारा जो यूथ है वो जल्दी से निकल जाता है, एंड द थर्ड स्टेज इज आपका अंदर मदर यानी कि ओल्ड एज। तीन स्टेजेस को साथ में उसने डिपिक्ट किया है। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट इज द चिल्ड्रन, सेकेंड इज द यूथ, एंड थर्ड इज द ओल्ड एज। तो तीनों जो है देयर इज अ, मतलब कि एक पिक्चर उसको दिख रहा है कि कैसे लाइफ में जो है, मतलब बचपन जो होता है दैट कम्स विथ हैप्पीनेस, दैट कम्स विथ जॉय, वेयर एज आपका जो मतलब कि यूथ है वो एकदम स्प्रिंट होता है, इट जस्ट एक मूवमेंट में चला जाता है। और ओल्ड एज कम्स विथ पेन, ओल्ड एज कम्स विथ डिके, ओल्ड एज कम्स विथ सैडनेस। एनीवे शी, मतलब कि रीचेस द सिक्योरिटी चेक, वो सिक्योरिटी चेक पर पहुंच जाती है। एंड वहां से, एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, पहले सिक्योरिटी चेक तक जो है पीपल वर अलाउड, नाउ इट इज नॉट अलाउड, नाउ फ्रॉम द गेट इटसेल्फ वी हैव टू कम बैक। लेकिन वो सिक्योरिटी चेक तक आती है एंड लुक्स बैक, और अपनी मदर को जो है पीछे मुड़कर देखती है। नाउ शी फाइंड्स हर मदर वेरी ओल्ड, and she compares her mother with the, ओ मतलब कि लेट विंटर्स मून। Why? Because the mother's face is looking shineless, like the in during the winter the moon does not look so shiny, तो उसकी जो मदर का जो चेहरा है वो भी शाइनलेस लग रहा है। अगेन दिस ब्रिंग्स अ फियर, ये दोबारा से उसके अंदर जो है शी इज फिल्ड अप विथ फियर, वो दोबारा से डर से भर जाती है। द
चाइल्डहुड फियर, यहाँ पे जो है दे हैव यूज दिस, मतलब की सिमिलैरिटी, द चाइल्डहुड फियर, मतलब कि चाइल्डहुड फियर क्या होता है? द सेपरेशन। चाइल्डहुड फियर क्या होता है? द फियर ऑफ सेपरेशन, द ओल्ड familiar एक, द ओल्ड familiar एक मतलब होता है पेन, दर्द। तो दिस इज बोथ इज रेफरिंग टू द सेपरेशन फ्रॉम मदर। बचपन में वही तो एक हमारा फियर होता है, वही चीज उसको ऐसा लगता है कि शी इज अगेन हैविंग द सेम फियर दैट शी वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर। लेकिन इस बार जो सेपरेशन है, दैट मे बी फॉर एवर। She may not be able to see her mother again. Maybe this might be the last time she is seeing the mother. अब ये ऐसे उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आ जाते हैं, बट शी ट्राइज टू पुट दोज फियर असाइड। वो उन फियर्स को जो है अलग करने की कोशिश करती है, एंड अपनी मदर को जो है अश्योर करती है। शी ट्राइज टू री अश्योर हर मदर that they would be meeting soon. She hides her fear, वो अपने फियर को जो है हाइड कर देती है, एंड स्माइल्स, जस्ट स्माइल करती है और एश्योरेंस देती है कि सी यू सून अम्मा। ये जो लास्ट के जो दो लाइंस है, see you soon amma, and smile and smile, this is one of the very important once again phrase from this chapter कि ये मतलब from this poem कि what does it mean, मतलब यहाँ पर why the word smile and smile and smile has been repeatedly used, ऐसा repeatedly क्यों यूज किया गया है? दिस इज बिकॉज जो मतलब की जो डॉटर है, शी वॉन्ट्स टू रीअश्योर, शी इज हाइडिंग हर फियर। तो दो जो स्माइल है ना, दैट इज प्रिटेंशियस। वो जो उनकी जो स्माइल है, वो सिर्फ दिखावटी है, वो सचमुच की स्माइल नहीं है, वो प्रिटेंशियस है। शी इज प्रिटेंडिंग एज इफ शी इज स्माइलिंग एंड शी इज हाइडिंग हर फियर। वो अपने फियर को हाइड कर रही है, एंड शी वॉन्ट्स टू रीअश्योर, वो अपनी मदर को तकलीफ में नहीं देखना चाहती है, तो वो रीअश्योर कर रही है कि सी यू सून अम्मा, एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। दैट इज व्हाई द वर्ड smile has been repeatedly used. So, as in the very beginning we have studied, this chapter is all about the gratitude to elderly people. इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर कि जो elderly people होते हैं नॉर्मली what do they want? कभी आप देखना, कोई भी elderly people होंगे ना, whoever, they would be only, they don't want your money, they don't want your money, उनको जो है they only want their children should be with them, they only want some moments with them, वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, बिकॉज उनकी लाइफ उन बच्चों से ही शुरू होती है। when a marriage takes place, it is never between two people, it is an institution. when the children are born, उनका पूरा वैक्यूम फिल होता है। सो दे वांट कि व्हेन दे आर ग्रोन ओल्ड, उनके बच्चे उनके साथ में रहे, और सेपरेट होना उनके लिए पेनफुल होता है। सेकेंडली, इट इज ऑल्सो अबाउट द फीलिंग्स, क्योंकि दिस द पोएम एंटायरली हैज बीन रिटन फ्रॉम द पोएटेस व्यूज कि हाउ शी वॉज फीलिंग। वॉट इज द बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड अ चाइल्ड, जो कि कभी खत्म नहीं होता। हम अपने पेरेंट्स को कभी भी ग्रो करते हुए नहीं देख सकते हैं, वी कैन नेवर, हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, वी कैन नेवर इमेजिन आवर पेरेंट्स ग्रोइंग ओल्ड। तो दीज आर सम ऑफ द थीम्स। देन सेकेंड, इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज द कंट्रास्ट बिटवीन द सीन इनसाइड एंड आउटसाइड, एंड व्हाई डज शी लुक आउट? तो शी वॉन्ट्स टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ, वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है। थर्ड इज व्हाई द मदर्स फेस हैज बीन कंपेयर्ड विद द लेट विंटर्स मून। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द, मतलब की चाइल्डहुड फियर और द फैमिलियर एक। एंड लास्ट वन वाला जो है स्माइल एंड स्माइल में क्यों स्माइल को बार बार यूज किया गया है, एंड व्हाट डज इट सिग्निफाई? So these are some of the most important questions from this particular poem, My Mother at 66, written by Kamla Das.
poet के name, and from in this chapter, in this poem, you have all kinds of poetic devices. You have metaphor, you have personification. Trees हमारा personification है. Then you have alliteration, and also this poem is written in a free verse. There is no rhyming scheme. कोई आपका जो है proper rhyming scheme इसमें नहीं है. Where the poem has been set, it is set in the car, inside the car, and then in the airport. शुरू में कार है, उसके बाद वो एयरपोर्ट में हुआ है. Right? With this, we have revised two मतलब key chapters. One is the last lesson, and second one is the poem My Mother at 66.